कितना ऊंचा बेंच चाहिए? इसीलिए तो ऊंचा जगह देना चाहिए था। नहीं नहीं, ज़्यादा ऊंचा हो गया तो फिर ऊंचाई से डर लगने लगेगा। चलो तुम बताओ, कलाई थी, बताओ तुम। अजात शत्रु किसको उपाधि दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू? बिहारी हैं बिहारी। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तुम बताओ, बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? कौन लिखा? कब लिखे? 1905 में। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901। और कब इसको मिला विश्वविद्यालय का दर्जा? 1921। नाम क्या पड़ा? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, नाइटहुड का सम्मान क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1915। कब वापस कर दिया? गीता गीतांजलि की रचना कब हुई? 1912। 1910। अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद 12। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद 12। और इसको नोबेल कब मिला? 13। भारत रत्न से वल्लभ भाई पटेल को कब सम्मानित किया गया? 91, 91। जवाहरलाल नेहरू को 55। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 55, वल्लभ भाई पटेल 91, राजेंद्र प्रसाद को 62। याद है ना सब? ठीक है, पटेल जी को सरदार की उपाधि कब मिली थी? अब आज हम लोग पढ़ेंगे अंबेडकर जी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। क्या जानते हो अंबेडकर जी के बारे में? बाहुबली थे? मध्य प्रदेश से थे मध्य प्रदेश से थे नहीं, यही एक ही बात बोला, वो भी थोड़ा सा गलत बोला। हाँ, ये लोग एक्चुअल में कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो अगर पूछा जाए क्या है इनकी जो पैदाइश है, ठीक है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, खानदान है, वो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का, मराठी खानदान है। ठीक है, थे ये लोग मराठी, पर इनके पिताजी जो हैं वो सेना में थे। ठीक है, और सूबेदार पद पर नियुक्त थे। तो वो जो नियुक्त जहाँ पे थे वो था माहू। कौन सा क्षेत्र था? माहू, मध्य प्रदेश में जगह है। वहीं के माहू छावनी में ही ये सूबेदार पद पर नियुक्त थे। तो ऑब्वियस है, पिता लोग वहां रह रहे थे, इनके साथ इनके परिवार जो हैं वो भी वहीं रहेंगे। तो वहां पर इनका जन्म हुआ। इसलिए पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? महू में। कहाँ हुआ है? महू, मध्य प्रदेश। लेकिन एक्चुअल में ये लोग कहाँ के मूल निवासी हैं? मराठी हैं ये लोग, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पड़ता है, रत्नागिरी क्षेत्र में। जो गांव का नाम है वो है आमडवे गांव। कौन सा? आमडवे। अब नाम में बहुत ज्यादा कोई अंतर है नहीं। इनका नाम है अंबेडकर और गांव का नाम है आमडवे। तो अगर कभी पूछ भी लिया तो गलती नहीं होगा, क्योंकि उसी गांव के नाम पर ही शुरुआती दौर में इनका नाम जो पड़ा था, स्कूल में जो नाम लिखाया गया, ये इसी नाम पर बेस्ड था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का बचपन से नाम जो है, या तो बोल सकते हो कि भीम भी था, लेकिन ऐसे इसका इनका जो एक्चुअल नाम था बचपन का वो था भीवा। क्या नाम था? भीवा। तो भीवा नाम से ये बचपन में जाने जाते थे। आगे चल के ये भीमराव अंबेडकर बने। तो इसके पीछे बड़ा अलग कहानी है कि भीवा से भीमराव अम्बेडकर कैसे बने। ठीक है, अब जान रहे हो भीमराव अम्बेडकर का सबसे ज्यादा जो उल्लेख होता है वो किसके लिए होता है? संविधान निर्माण के लिए नहीं, संविधान निर्माण के लिए तो होता ही है, दलितों के लिए, यानी यूं कहें कि भारत में रह रहे छोटे जातियों के उत्थान के लिए इनका नाम आता है। कि ये जब पढ़ाई कर रहे थे, अब सोचो कि क्या वो दिन रहा होगा जब छोटे जात के लोगों को, या यूं कहें दलित, हम लोग एक टर्म में इंक्लूड कर देते हैं, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, अगर पढ़ने कहीं चला गया तो साथ में बैठ नहीं सकता है। अगर वो गया हुआ है तो उसका अलग जगह होगा। जब सरकार अलग अलग फैसिलिटी देने लगी, वही एजुकेशन का सबको सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन पढ़ाने वाला जो मास्टर है या उसमें पढ़ने वाले जो अधिकांश लोग हैं वो सब कौन है? उच्च क्लास का, क्योंकि लोअर क्लास को तो पहले से नहीं पढ़ने दिया जा रहा था। तो सोचो कि उस दौर में ये पढ़ाई किए, और सिर्फ पढ़ाई नहीं किए बल्कि पढ़ाई में काफी अव्वल दर्जे के थे ये। ठीक है, काफी एक्सपर्ट, काफी इंटेलिजेंट थे पढ़ने में।
और पढ़ाई करने के बाद आगे चल के भी और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे, उतना स्ट्रगल के बावजूद। जब स्कूल में कहा जाता है कि जब ये स्कूल में इनका एडमिशन हुआ था, इनको साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, अलग से ही बैठते थे। और कई बार तो ऐसा होता था, कई दिन ऐसा बीता था जो स्कूल से बाहर रह के पढ़ते थे। क्लासरूम के बाहर हैं और वहाँ जो अंदर में टीचर पढ़ा रहे हैं वही बाहर से ही सुन रहे हैं और सुन सुन के पढ़। इसी को कहा जाता है पढ़ने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। इनके पास तो एक्सक्यूज भी था, तुम लोगों के पास तो एक्सक्यूज भी नहीं है। काहे नहीं पढ़ा, दो नींद नहीं टूटा, एक दो तो अभी होगा जो लाइब्रेरी से आके सोया हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो आज ऐसे बहुत लोग हैं, काहे नींद नहीं टूटा, नींद नहीं टूटा तो तुम पढ़ना छोड़ दिया या क्लास छोड़ दिया, जो तुम्हारी इच्छा है। और उस समय में सोचो इनके पास काफी एक्सक्यूज था, हमको पढ़ने नहीं दिया। सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या था कि पढ़ने नहीं दिया, टीचर पढ़ाते नहीं है, टीचर मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बैठने नहीं देता है, सवाल अनस्टैंड कुछ भी पूछा सकता है, जातिगत सवाल पूछता था, इनको बेइज्जत करता था। फिर भी वहां रहकर ये पढ़ाई किए। और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि आगे चल के ये जाएंगे बाहर भी पढ़ने के लिए, भारत से बाहर भी जाएंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, इंग्लैंड में पढ़ेंगे। काफ़ी डिग्रियां इन्होंने हासिल की है और काफ़ी चीज़ों पर इन्होंने रिसर्च किया है। और उन सारे रिसर्च को, इनके एक्सपर्टाइज को हम लोग बुक के माध्यम से देखेंगे। और जितना भी भारत में अगर बोलो, आधुनिक भारत में ऐसे तो कई लोग हैं जो कि दलितों के लिए, यूं कहें जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, पर सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है तो वो कौन है? वो है अम्बेडकर। देखो, दो तरह का चीज होता है, एक होता है कि उस जगह पर रहकर वो चीज देखना, और एक होता है बाहर से उस चीज को देखना। दोनों में अलग अलग है। हम भी बोल देंगे, मान लो हम अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं, हम हवा एकदम पूरा अच्छा से एसी का हवा, ठंडा ठंडा हवा है, और बाहर में धूप है, हम बोल रहे हैं हाँ बाहर में गर्मी तो है, पर क्या वो चीज फील कर पा रहे हैं जो बाहर वाला फील कर रहा है? नहीं। तो जो बाहर वाला फील कर रहा है उसको पता है कि एक्चुअल में वो गर्मी क्या है। अंदर में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के ये डिसाइड करना, हाँ गर्मी तो लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर पंखा झेलने को मिल जाए तो बहुत है, ठीक है, ये बाहर वाले करते हैं। लेकिन जो अंदर वाला चीज है वो वही जानता है जो वो जी रहा है, और अम्बेडकर जी इसको जिए हैं, ठीक है। आगे चल के देखोगे जब देश के आजादी का समय आएगा, अब काफी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोग गलत यहाँ जानता है। अब अम्बेडकर जी के बारे में ये जानता है कि वो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य किए हैं, पर अधिकांश समय ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के विरोधी रहे हैं वो, ठीक है, और कभी भी कांग्रेस के वो सदस्य नहीं बने हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है, लोगों को लगता है कि कांग्रेस के ही वो सदस्य थे, तो कभी भी उन्होंने ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। और कांग्रेस के जितने भी कार्य होंगे लगभग सभी का वो क्या होंगे? विरोधी होंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कभी पर्टिकुलरली इस मैटर पर चर्चा नहीं करता है, हमको दलितों के लिए कुछ करना है या कुछ खास करना है। अम्बेडकर जी को भी इस बात का एहसास था, ठीक है, लेकिन जिस सिचुएशन में ये जिए हैं उस सिचुएशन में, उस समय में तत्कालिक रूप से कुछ होना जरूरी था, इसीलिए ये शुरुआत से ही रिजर्वेशन के पक्ष में थे। और तुम देखा होगा कि जब 1932 का एक खास सांप्रदायिक पंचायत आया था कि जो दलित लोग हैं उनको अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, तो उसके भी ये समर्थन में थे। और यूं कहा जाए कि इन्हीं के प्रयास से वो आया था, ठीक है, क्योंकि हर गोलमेज में हिस्सा लेने जाते थे और इनका मुख्य मांग यही था कि भारत में कुछ ऐसा हो जो दलितों का उत्थान हो, क्योंकि ये वो चीज जीत चुके थे, ठीक है। गांधी जी ने बोला नहीं हम इसके खिलाफ हैं, और ना चाहते हुए भी अम्बेडकर जी को वो जीत छोड़ना पड़ा। और उस समय में भी वो गांधी जी का निंदा ही करेंगे, गांधी जी का बड़प्पन नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया किए हैं, और साफ साफ कहेंगे कि ये बूढ़ा, हठी बूढ़ा जो है ये समाज को बर्बाद करना चाहता है, वो दलितों के हित में कार्य नहीं कर रहा है। यहीं पर अम्बेडकर जी जो हैं वो अपने जाति के लोगों के लिए, यानी निम्न जाति के लोगों के लिए काफी संघर्ष करेंगे। और गांधी जी का जो ये प्रयास था पूना पैक्ट वाला, उसके भी वो विरोधी थे, लेकिन फिर भी जबरन उनको करना पड़ा। और वो कहते थे कि आपके इस तरह से हट से कुछ होगा नहीं। और तुम देखोगे वो इतने परेशान हो गए, वो हिंदू हैं, जाति से ये क्या है? हिंदू, ठीक है। अब अगर इनका जाति पूछ, धर्म से ये हिंदू है, जाति पूछा जाए तो महार जाति होता था, ठीक है, महार जाति छोटे जातियों में से ही गिना जाता था, ठीक है। तो वो महार जाति के हैं और धर्म इनका क्या है? हिंदू। अगर ये चाहते उस समय में, क्योंकि कुछ ही समय में काफी फेमस हो गए थे, 30 के बाद इनका पॉपुलैरिटी थोड़ा सा बढ़ गया था, ठीक है, अगर ये चाहते उस समय में तो हिंदू को कभी भी छोड़ सकते थे। हिंदू धर्म इनके लिए सबसे घटिया धर्म था, ठीक है, हिंदू अगर देखोगे तो सबसे घटिया धर्म था, और आज भी है, हम तो ये मानते हैं। किसी धर्म में इतना ज्यादा भेदभाव नहीं है जितना हिंदू में, ठीक है। और फिर भी तुम बोलोगे हिंदू सबसे बढ़िया धर्म है, तो नहीं है। जो बढ़िया है उसको रखो, जो खराब है उसको खत्म करो, तब बढ़िया होगा, ठीक है। तो इनको जानबूझ के, मतलब ये जानबूझ के नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि हमको इसी में रह के बेहतर देखना है कि बेहतर होता है कि नहीं होता है, और इनका ये प्रयास लगातार बना रहा।
35 में ये अजीज आकर घोषणा कर दिया कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है। इतने ज्यादा मतलब परेशान हो गए थे इस छुआछूत और ये वो कई आंदोलन भी करेंगे छुआछूत के समाप्ति के लिए। मंदिर बनाए हो हिंदू के लिए, तुम कहते हो हम हिंदू हैं, पर मंदिर के बाहर भी तुम खड़ा नहीं कर सकते, ये कौन सा हिंदू है भाई। कुआं बनाया हो हिंदू के लिए, मुस्लिम को नहीं पीने दोगे तो समझ में आता है पानी, पर हिंदू में ही कुछ ऐसे जाते हैं जिसको पानी पीने नहीं दोगे, तो काहे का हिंदू रहेंगे। तो अजीज होकर ये घोषणा किया 35 में, हम क्या करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, हम धर्म बदलेंगे। और सुन के ताज्जुब होगा, जब ये घोषणा किए थे कि हम धर्म बदलेंगे, तो करोड़ों रुपए देने के लिए आया था मुस्लिम धर्म वाला, ठीक है, अन्य धर्म के ईसाई धर्म वाला, आ जाइए मेरे पास, क्योंकि इनके पास लाखों की संख्या में लोग थे। और अगर अम्बेडकर जी उस समय मुस्लिम धर्म में शामिल हो जाते तो मुस्लिम धर्म का उद्धार हो जाता। सोच लो, दूसरा धर्म ये सोच रहा है और हिंदू धर्म उसको कोई इज्जत नहीं दे रहा है। मुस्लिम धर्म ये सोच रहा था, इस्लाम धर्म, कि अगर अम्बेडकर जी यहाँ आ जाते हैं तो एक बड़ा सा ग्रुप किसमें शामिल हो जाएगा, मुस्लिम धर्म। और आज के डेट उस समय में जितने भारत के दलित हैं सब एक ही धर्म को मानेगा, वो कौन सा धर्म होगा, मुस्लिम धर्म, ठीक है। ये उनका मानना था, इसलिए काफी मतलब अधिक पैसा उनको ऑफर होता था कि आप आ जाइए, आप घोषणा किए हैं आ जाइए। उसके बावजूद ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको लगा था हो सकता है अगर गांधी जी लोग बड़े बड़े लोग हैं, ये सब प्रयास करे तो ये छुआछूत धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो लास्ट में जब जाके 100% को एहसास हो जाएगा कि अब हमारे हिंदू में हमारा कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, तब ये फिर लास्ट में 56 में जाकर अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। लगभग 3-4 लाख लोग होते हैं, सबको इकट्ठा करके धर्मांतरण करते हैं, बौद्ध धर्म में अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है, 56 में जाके, वो भी मरने से जस्ट पहले, ठीक है। क्योंकि ये कहे हुए थे कि मैं हिंदू बनकर मरना नहीं चाहता, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं पर हिंदू बनकर मरना चाहूंगा नहीं, अगर यही हालत रही तो। ये बहुत प्रयास किए हिंदू में हमको वो इज्जत मिले जो अन्य हिंदुओं को मिलता है, पर कभी भी इनके सोसाइटी को वो इज्जत नहीं मिला, ठीक है। तो लास्ट में मरने से पहले 56 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, 1956 ईस्वी में। मृत्यु से पहले कुछ महीने पहले इन्होंने अपना धर्मांतरण किया, और ये इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। तो 2 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे कि पैदा ये किस धर्म के रूप में हुए, हिंदू के रूप में, लेकिन मरे किस रूप में, बौद्ध के रूप में, ठीक है। तो जब इनका ये जो जर्नी रहा, इसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा, और यही सारी चीजें इन्होंने लिखी है अपनी किताबों में। तो काफी सारी किताब हैं जो इनसे संबंधित हैं, जिसमें से अक्सर जो किताब मिलेगा वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित होगा, जातिगत से। किससे संबंधित होगा, जातिगत से। इसके अलावे छोटे जातियों के लिए मतलब समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए काफी सारे प्रयास करेंगे, जैसे कि आंदोलन, 2-3 आंदोलन ये करते हैं। जैसे एक बताए कि पानी नहीं पीने दिया जाता था, ठीक है, उसके लिए आंदोलन किए कि काहे पानी नहीं पीने दोगे। मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, आज भी नहीं घुसने दिया जाता है। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे छोटे जातियों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण लोगों का है, बड़े लोगों का है, ठीक है। यहाँ पर उस समय में तो काफी ज्यादा था। तो मंदिर के लिए ये कला मंदिर देखा होगा कहीं पे, आंदोलन कहीं है, प्रमुख आंदोलन, हाँ, कलाराम मंदिर सत्याग्रह नासिक में हुआ है ये सत्याग्रह। इसमें भी अपने पूरे लोगों के साथ मिलकर गए, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पूरे लोगों के साथ मिलकर गए मंदिर हम लोग घुसेंगे, लेकिन वहां पे भी इनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, अंदर से मंदिर का गेट लगाता है पुजारी लोग, ठीक है। लेकिन इनका ये आंदोलन है। अब ये पहला आंदोलन देख रहे हो, महाड़ सत्याग्रह, ये है पानी के लिए। किसके लिए, पानी के लिए, कि इस महाड़ वाला क्षेत्र जो है, कई जगह महाद भी लिखा रहेगा, महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है, मुंबई का क्षेत्र है, वहां पर जो कुआं वगैरह था उसमें जो उच्च वर्ग के लोग पानी पीते थे, तो छोटे जात के लोग पानी नहीं पिएंगे। तो पानी पीने के लिए अगर कोई गलती से पी भी लिया तो फिर पता नहीं गोबर तोबर और पता नहीं क्या क्या चीज से उसका शुद्धिकरण करवाया जाता था, ठीक है। तो उसमें पानी पीने के लिए ये सत्याग्रह इन्होंने किया था, महाड़ सत्याग्रह। मंदिर में जाने के लिए कला मंदिर सत्याग्रह। और बौद्ध दलित आंदोलन, बौद्ध दलित आंदोलन मतलब जब इन्होंने दलितों को बौद्ध बनने के लिए प्रेरित किया कि चलो ठीक है, सारे धर्मों में अगर हम देखेंगे तो एक ही धर्म है जो कि हमको कोई भी किसी भी कैटेगरी में जज नहीं करेगा, वो कौन है, वो है बौद्ध धर्म। तुम देखा होगा कि इस मुस्लिम में जाओगे तो मुस्लिम में भी सब कैटेगरी है ना, ये वाला मुस्लिम है, वो वाला मुस्लिम है, ये है वो है। तो इनको सारे धर्मों में से एक ही धर्म लगा जो कि सामान्य रूप से इज्जत दे सकता है, वो कौन है, बौद्ध धर्म। इसलिए काफी सारे लोग काफी सारे दलित होंगे जो बौद्ध धर्म अपना लेगा। और इन्होंने किसी को कंपेल नहीं किया कि तुमको कौन सा धर्म अपनाना है, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि हिंदू छोड़ के जो धर्म अपनाना है अपनाओ, हिंदू से घटिया कोई दूसरा धर्म नहीं है, जो धर्म अपनाना है अपना सकते हो, ठीक है। और ये खुद क्या अपनाएंगे, बौद्ध धर्म, क्योंकि इनका झुकाव जो था वो सब दिन बौद्ध धर्म पे झुकाव इनका था। बुद्ध के जीवनी इन्होंने पढ़ी थी और बुद्ध के जीवन से काफी प्रेरित होंगे, ठीक है, इसलिए इनका पूरा झुकाव जो होता है वो बौद्ध के तरफ होता है, ठीक है।
इसके अलावा काफी सारी किताब हैं और सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके संस्थाओं से कि इन्होंने किस किस संस्था का या पार्टी का गठन किया, कब कब किया, वो सब एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो एक तरफ से हम लोग देखते हैं। पहला है भीमराव अम्बेडकर का जन्म। जन्म हुआ है 14 अप्रैल को। कब हुआ है? 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल ईयर कौन सा था? 14 अप्रैल को डेट तो सबको पता है क्योंकि इस दिन हम लोग समानता दिवस मनाते हैं। क्या मानते हैं? समता दिवस या समानता दिवस। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। जन्म हुआ कहाँ है? महू में। कहाँ हुआ है? ठीक है, महू। महू कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। महू के एक छावनी में, याद रखोगे, महू छावनी। कहाँ हुआ है इनका जन्म? महू के एक छावनी में। ये महू कहाँ है? एमपी में, ध्यान देना। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे तो मराठा से। ठीक है, चलो। अगर पूछा जाए बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम था भीवा। क्या नाम था? भीवा। भीवा या भीमा। ठीक है, भीम। भीवा या भीम। ठीक है, भीवा या भीम। लेकिन वास्तविक नाम क्या था इनका? भीवा। यही नाम इनका बचपन में था। ठीक है, अब इनके पिता का थोड़ा सा अभी पिता माता देखेंगे, फिर इनका आगे कहानी थोड़ा सा आएंगे। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम इनका, बोलो किसी को पता है तो? रामजी। क्या नाम था पिता का? हाँ, पिता का नाम था रामजी मालोजी। रामजी मालोजी। ठीक है, सतपाल। रामजी मालोजी सतपाल। ठीक है, रामजी मालोजी सतपाल। पिता का नाम क्या है? रामजी मालोजी सतपाल। इनका पूछा जाता है इसलिए अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, रामजी मालोजी सतपाल। इनका एक बार पूछा गया कि वसुतः इन लोगों का टाइटिल, ओरिजिनल टाइटिल क्या था? क्या है ओरिजिनल टाइटिल? सतपाल। क्या है? सतपाल। अब इनके नाम के पीछे देखोगे अम्बेडकर। अम्बेडकर ब्राह्मण का टाइटल होता है। ठीक है, तो सीधा एक यहाँ का टाइटल और एक यहाँ का टाइटल, तो काफी डिफरेंस है। तो कैसे ही अम्बेडकर टाइटल आया उस पर भी थोड़ा सा कहानी है, वो हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार सब चीज। तो रामजी मालोजी सतपाल। ठीक है, पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल। अगर पूछा जाए ये क्या थे, प्रोफेशन का क्या था, तो ये सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार। ठीक है, माता का नाम अगर पूछा जाए इनके माता का नाम क्या था, तो रामाबाई। क्या नाम था इनके माता का नाम? सॉरी, रामाबाई तो बीबी हो गई। भीमाबाई। क्या नाम थी? क्या नाम था? भीमाबाई। ठीक है, भीमाबाई। भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। अब थोड़ा बहुत मिल रहा होगा कि इनका नाम भीम कैसे पड़ा। ठीक है, तो इनके माता के नाम से, माता का नाम था भीमाबाई, जिसके कारण इसका नाम पड़ा भीम। क्या नाम पड़ा? भीम। अब इनके पिताजी जब स्कूल में इनका एडमिशन कराने जाएंगे, ठीक है, अब देखो छोटा जात है तो हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है। इनके पिताजी को पता था कि इनके समाज में कोई ज्यादा पढ़ने देता ही नहीं था, तो पढ़ेगा कहां से, और कोई पढ़ना चाहता भी नहीं था। पर इनके पिताजी थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो इनको लग रहा था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो समाज में कुछ अच्छा अपना इज्जत कमा सकता है, नहीं तब तो फिर जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे जिएंगे। ठीक है, तो इनके पिताजी जब नाम लिखाने जाते हैं मुंबई में, इसका नाम लिखाते हैं भीमराव। क्या लिखाते हैं? अब इनके पिताजी का नाम है रामजी, तो कई जगह तुमको हो सकता है भीमराव रामजी भी मिले, लेकिन एक्चुअल वर्ड हम लोग को याद रखना है कि इनके पिताजी जो नाम लिखाते हैं वो लिखाते हैं भीमराव। अब अम्बा डबे यहाँ लिखा दिए। क्या लिखा दिए? अम्बा डबे। मतलब अम्बा डबे गांव से हैं, इसीलिए अम्बा डबेकर। क्या हो गया? अम्बा डबेकर। तो भीमराव अम्बा डबेकर। क्या नाम लिखा दिया? अम्बा डबेकर। उस गांव से लेकर इन्होंने लिखाया। चलो, चाहे सतपाल नहीं लगाएंगे तो उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। अब जब ये स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसके बाद थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो आदमी का दिख जाता है, इंटेलेक्चुअल पावर दिख जाता है। तो एक ब्राह्मण गुरुजी थे इनको, ठीक है, केशव करके कुछ, केशव अम्बेडकर कुछ नाम करके था, वो सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ कहानी याद रखोगे। ठीक है, तो वो थे ब्राह्मण। ठीक है, अब इनका इतना बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस था स्कूल में, बचपन का ही कहानी बता रहे हैं, तो उनको बड़ा लगाव था इनसे। ठीक है, एक देखो लगाव हुआ भी तो किसमें, एक एकदम उच्च क्लास ब्राह्मण है और दूसरा एकदम निम्न क्लास, लेकिन वो गुरुजी को, जबकि सारे जो उच्च क्लास के लोग हैं लगभग नफरत करते हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते। तो गुरुजी को इनसे काफी लगाव हो गया। किससे? भीमा से। किससे? भीमा से। अब आगे उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि फ्यूचर में दिक्कत तो होना तय है, वो उनको भी पता है कि ब्राह्मण समाज ये लोग को पढ़ने देगा नहीं। इतना अच्छा है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, भोजड़वा सा बच्चा 52 का पढ़ रहा है, और ये अगर बैठा रह गया तो इसको बैठने नहीं देगा, क्योंकि इंटेलिजेंट हो गया तो वो भी नहीं देखा जाएगा ये साला कैसे इतना पढ़ लिख रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इनके नाम के पीछे अम्बा डबेकर, क्योंकि उससे भी पता चल जाएगा कि अम्बा डबे का है। हाँ, क्या पता चल जाएगा? अम्बा डबे का है, अम्बा डबे का है। तो अम्बा डबे हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। कौन से गांव का है जी?
अरे वो तो यादव टोली है, अरे वो तो राजपूत टोली है, वो तो 100 टोली है, हम लोग करते हैं ना। तो उसको पता था उनको ये बात कि आगे चल के ये अम्बा डबे से भी पता चल जाएगा, ठीक है, ये छोटा जात है। इसीलिए अम्बा डबे के जैसा ही उन्होंने अपना ही टाइटल ले लिया, वो दे दिया अंबेडकर। अब पता नहीं चलेगा, जब तक ये बताएगा नहीं तब तक इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने इंटेलिजेंट हो गए कि लोग पता ही कर लेता था कि ये है कहां से, आखिर कौन है, तो ऑब्वियस है। और कभी भी ये खुद से ये नहीं बताए, मतलब छुपाए कि हम छोटे जात के नहीं हैं। इनको ऐसा लगता था कि क्यों छुपाएंगे, अगर हम छुपा रहे हैं इसका मतलब अगर और भी जो लोग जी रहे हैं वो सब तो हम छोड़ दिए हैं पीछे, उसको समझ में आया। ये चाहते तो अपना नाम बदलकर आगे बढ़ सकते थे और एक अच्छा लाइफ जी सकते थे। ये कभी किसी को बताते ही नहीं कि हम कौन सा जात के हैं। तो क्या लगता है कि इनको समाज में इज्जत नहीं मिलता? शायद जितना इज्जत अभी मिला हुआ है इससे और ज्यादा इज्जत इनको मिल सकता था अगर ये उच्च क्लास में रहते तब। लेकिन ये उनको नहीं छोड़ा, मतलब दलितों को नहीं छोड़ा। और जब भी कभी सवाल आया कि तुम कौन से जात के हो, तो ये खुल के बोलते थे कि हम दलित हैं, ठीक है। इसलिए अंबेडकर रहते हुए भी ये क्या बने रहे, दलित बने रहे। और आज अंबेडकर टाइटल ब्राह्मण का नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण शायद ही कोई होगा जो अंबेडकर लिखता होगा। अंबेडकर टाइटल किसका हो गया, दलितों का टाइटल हो गया इन्हीं के वजह से, ठीक है। तो अंबेडकर, आज अंबेडकर समाज देखोगे फलाना ढकाना, मतलब अगर दलित में कुछ नहीं लगाना चाहेगा टाइटल तो वो अंबेडकर लगा के घूमेगा, ठीक है। आज इस तरह से इनका ये अपने क्षेत्र में रुतबा रहा, जानबूझ के नहीं छोड़े थे, ताकि इनको सिर्फ अपने से मतलब नहीं था बल्कि अपने भाई बंधुओं से भी मतलब था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इनके पिताजी के कितने संतान थे, तो पिताजी के 14 संतान थे, लगभग सब 14 संतान वाला ही है, ठीक है। और ये 14 संतानों में से एक थे, 14वें संतान थे शायद भीमराव अम्बेडकर के, ठीक है। इनका विवाह अगर तुमसे पूछा जाए, अच्छा जाति, जाति बताए ना कौन सा जाति के थे, महार जाति, कौन सा, महार जाति के, ठीक है। मूल निवासी कहाँ था, कहाँ के थे, अंबाडबे गांव, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। और जाति इनका पूछा जाता है तो याद रखोगे जाति से क्या थे, ये महार। अब याद रखोगे महार जाति जो है ये एक हिंदू दलित है, क्या है, हिंदू दलित जात, ठीक है, हिंदू दलित है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि महार जाति किस धर्म में आता है, तो हिंदू दलित है। लेकिन आगे चल के ये धर्म बदलेंगे अपना, ठीक है। विवाह इनका 2 विवाह हुआ है, कितना विवाह हुआ है, 2 विवाह, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों एक के साथ कर लिए, एक पत्नी का देहांत हो गया उसके बाद ये दूसरा विवाह किए थे, ठीक है। तो विवाह इनका कितना हुआ है, 2। पहली पत्नी जो था उसका नाम था रमाबाई, क्या नाम था, रमाबाई, ठीक है। पहली पत्नी का नाम रमाबाई। रमाबाई काफी बीमार हो गई थी 1935 के आसपास, काफी अधिक बीमार हो गई थी वो, और उनका देहांत हो गया। काफी छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है। आगे चल के ये प्रयास किए कि हम अकेले रह के बच्चों को समेट लेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनका भी तबियत थोड़ा खराब रहने लगा। इसके वजह से दबाव में आके इन्होंने दूसरा विवाह किया, ठीक है। और दूसरे पत्नी का नाम था सविता, क्या नाम था, सविता, ठीक है। तो याद रखोगे पत्नियां इनकी कितनी थी, 2, एक थी रमाबाई और दूसरी थी सविता। रमाबाई से काफी बार सवाल आया है कि किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। माँ का नाम क्या था, भीमाबाई, और पहली पत्नी का नाम रमाबाई, दूसरी पत्नी का नाम सविता, ठीक है। धर्म इन्होंने बदला 1956 में, कब बदला, 1956 में। और कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, बौद्ध धर्म। याद रखोगे इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया, ठीक है। और आज के डेट में अगर देखोगे तो दलित जो है वो ज्यादातर तुमको धर्म बदलते हुए 2 धर्म में मिलेंगे, या तो वो बौद्ध धर्म में जाते हैं, या नहीं तो फिर ईसाई धर्म, या नहीं तो ईसाई धर्म। क्यों, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में कोई ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ समानता मिलता है। बौद्ध धर्म में क्या मिलता है, समानता, एक जैसा है। लेकिन ईसाई धर्म में काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। ईसाई धर्म में जाओगे वहां भी भेदभाव है, पर जितना उनको बेनिफिट, एजुकेशनल बेनिफिट या अन्य बेनिफिट मिलता है ईसाई धर्म में, उतना किसी धर्म में नहीं मिलता। और हमको तो ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म अपने धर्म के प्रचार के लिए जिस रास्ते को अपनाता है, शायद, अब इसमें कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग खराब कैटेगरी में भी हैं, हर धर्म में हर जगह अच्छा और खराब बुरा दोनों है। लेकिन सामान्यतः जहां तक हम देखें, ईसाई धर्म वाला जो प्रचार का मेथड अपनाता है वो सभी धर्मों को अपनाना चाहिए। हिंदू धर्म से क्यों बदल रहा है लोग, ये कभी कोई, कल भी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि बिहारी 100 पर भारी, पर कभी नजर नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ कहने के लिए। तो आप कभी झांक के तो देखिए अपने अंदर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हैं उस कैपेबल क्या नहीं है। उसी तरह से हिंदू धर्म से लोग धर्मांतर कर क्यों रहा है, इस पर भी तो कभी सोचना चाहिए हिंदू वालों को। लेकिन वो नहीं सोचेगा, जो कर लिया वो उसको गाली गलौज भले कर देगा, ये तो पहले से गया गुजरा था, ये था वो था, मारपीट करेगा उसके साथ साथ। लेकिन ये नहीं बोलेगा
कि वो धर्म में आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ जो बदला। अगर कोई बच्चा घर छोड़ के जा रहा है तो दो वजह हो सकता है, या तो बच्चा खराब है या घर खराब है, दोनों हो सकता है। पर देखोगे अक्सर लोग घर खराब को नहीं मानेगा, क्या बोलेगा, बच्चा खराब है। काहे भाई, हर बच्चा खराब ही हो जरूरी थोड़ी ना है। घर में भी तो आप झांक के देखिए, हम देखे हैं जैसे कोई बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ी है और उसकी बहू आएगी, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, गारंटी लिख लो 99.9% बोलेगा आदमी कि ये बहू खराब है। क्या बोलता है, बहू खराब है। हम देखें, अपने आंखों से देखें हैं कितनी, हम अगर 10 झगड़ा देखे होंगे 10 में से लगभग 6 ऐसे मिलेंगे जिसकी सास खराब है, ठीक है। अब ये बात ऐसा नहीं है कि अब देखो, अब ये हकीकत है। अगर तुम गहराई में थोड़ा जाके देखोगे तो तुमको सचमुच पता चलेगा, एक लड़की जो दूसरे घर से, दूसरा घर हुआ, अपना सब चीज छोड़ छाड़ के आई है और आप उसको टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो आखिर मारेगी कि नहीं मारेगी। अब जब वो मारना शुरू करेगी तो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालेगी, और जिस दिन वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगी, इसका मतलब ये नहीं कि सब लड़की बढ़िया है, 4 तो है जो खराब है 10 में से, ठीक है, लेकिन 6 हम बोल रहे हैं कि उसमें सास का गलती रहता है। और ऐसा बहुत जगह हम घटना देखे हैं कि लोग उस समय में देखने के लिए आता है जब बहू मार रही होती है उससे पहले वाला घटना से किसी को मतलब नहीं। ये सेम टू सेम वही है कि ट्रक वाले और बाइक वाले का एक्सीडेंट होता है तो हमेशा गलती ट्रक वाले का ही होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर बहू मार रही है सास को तो उसमें गलती बहू का ही है। अब ये नहीं देखी है कि सास उससे पहले क्या क्या की है उसके साथ, ठीक है, ये हर जगह होता है, ठीक है। चलो, तो हमारे यहाँ पे लोग जो धर्म बदल रहे हैं, आज भी बदल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम लोग कभी भी इन लोगों के लिए कुछ किए ही नहीं। आज भी तुम देखोगे एसटी समाज का है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नहीं एसटी का क्या हुआ जी, हिंदी क्या हुआ, अनुसूचित जनजाति जो है, ठीक है। देखोगे अधिकतर जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें हो रहे हैं, क्रिश्चियन में। क्यों हो रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं बन रहे हैं, जबकि सबसे अधिक आसपास गिरे हुए लोग हिंदू ही हैं, उनसे क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हिंदू कभी प्रयास ही नहीं किया। हाँ, हम नहीं जाएंगे बनाने के लिए, जो क्रिश्चियन जा रहा है बन रहा है। चलो आ जाओ। तो धर्म इन्होंने बदला कब, 1956 में। कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। मृत्यु इनकी कब होती है, 1956 में। कब हो जाती है मृत्यु, 1956 में। तो जिस साल इन्होंने धर्मांतरण किया उसी साल इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इनको भारत रत्न मिलता है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिलता है 1990 में जाके। कब मिलता है, 1990। जितना आदमी का पढ़ रहे हो सबका अच्छे से याद रखना। तो इनको भारत रत्न कब मिलता है, 1990 में। शिक्षा देखोगे, प्रारंभिक शिक्षा इनका हुआ है सतारा में। कहाँ हुआ है, सतारा में, ठीक है। सतारा में इनका प्रारंभिक शिक्षा होता है। उसके बाद मैट्रिक, जब मैट्रिक में ये आते हैं तो मैट्रिक तक ये मुंबई पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हैं, मुंबई में। अगर पूछा जाए कि मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने कहाँ से पास की, तो सरकारी स्कूल से ही होगा। इनका उतना कैपेसिटी नहीं है कि पिताजी का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, या यूं कहें प्राइवेट स्कूल वाला पढ़ाएगा भी नहीं, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ है, सतारा से। और मैट्रिक परीक्षा कहाँ से इन्होंने दिया, मैट्रिक कहाँ से पास किया, मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो प्रारंभिक रूप से ये 17 से इनका पढ़ाई शुरू होगा, फिर मुंबई ये लोग शिफ्ट करेंगे और मुंबई में इनका मैट्रिक इंटर वगैरह यहाँ मुंबई से हो जाएगा, ठीक है। और मुंबई में ही, मुंबई यूनिवर्सिटी से ही उनका ग्रेजुएशन यानी बीए का पढ़ाई होता है। तो कुछ कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान है जिसे सवाल पूछा जाता है, 3-4 नाम दे देगा, पूछा जाएगा तुमसे, बताओ इसमें से कौन सा वह कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो कि भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखना, 3-4 कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, ठीक है। तो मुंबई में ये मैट्रिक पास किए हैं, और मैट्रिक के बाद की पढ़ाई, बीए तक की पढ़ाई कहां से करते हैं, मुंबई विश्वविद्यालय, ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय, एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। तो वहां से ये पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद ये बड़ौदा सरकार में काम करने लगते हैं। मतलब बड़ौदा का जो महाराजा है, साहू जी है, उनके यहाँ पे काम करने लगते हैं, ठीक है। अब काम करने के दौरान ही इनका जो इंटेलेक्चुअल पावर था काफी तेज था, पढ़ने लिखने में काफी तेज थे, ठीक है। तो बड़ौदा के महाराज ही सयाजी थे तभी, हाँ साहू जी नहीं, सयाजी थे, ठीक है। सयाजी गायकवाड़ तृतीय, उनके यहाँ पे ये काम करने लगे। पढ़ने में काफी तेज थे, तो वो इनको पढ़ने के लिए आगे भेज देंगे, मतलब फॉरेन भेज देंगे, अमेरिका भेजेंगे इनको पढ़ने के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजेंगे, जो कि यूएस बेस्ड है, ठीक है। इनको फर्दर पढ़ाई के लिए वहां भेज देंगे, बोलेंगे तुम वहां से पढ़ लिख के आओ तब फिर नौकरी करना। तो वहां से ये पढ़ लिख के आते हैं, और ये छात्रवृत्ति भी भेजे थे। तो यहाँ से एक बार सवाल पूछा है कि किसने इनको छात्रवृत्ति देकर एमए करने के लिए भेजा था, या स्नातकोत्तर के लिए भेजा था। तो कौन हो जाएगा, बड़ौदा महाराज। कौन हो जाएगा, बड़ौदा महाराज, ठीक है। तो ये भेजते हैं, फिर वहां से पढ़ लिख के वापस आते हैं, और फिर वो काफी ज्यादा, जब वहां पढ़ रहे थे तो काफी जगह पे वो
काफी चीजों में एडमिशन वगैरह लेते हैं और काफी सारा रिसर्च करते हैं। तो याद रखोगे दूसरा यूनिवर्सिटी से संबंधित हो गया कोलंबिया विश्वविद्यालय, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो याद रखोगे अगर मुंबई विश्वविद्यालय से पूछा जाए तो क्या किया है ये, यहाँ से बीए तक की पढ़ाई, कोलंबिया से एमए करेंगे, क्या करेंगे, एमए करेंगे। और ये कई सब्जेक्ट में करते हैं, एक दो सब्जेक्ट में नहीं, साइंस में, आर्ट्स में, सब में करते हैं। ठीक है, कई सब्जेक्ट में ये पढ़ाई करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी करते हैं, क्या करते हैं ये, एमएससी। ठीक है, और ग्रेज इन जो है ये लॉ कॉलेज है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लॉ की पढ़ाई, क्या करेंगे ये, लॉ की पढ़ाई। ठीक है, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट जो जो इनसे संबंधित हैं उसको याद रखोगे। पहला हो गया मुंबई विश्वविद्यालय, बेसिक पढ़ाई इनका मुंबई में हुआ, हाई स्कूल इनका कहाँ हुआ, मुंबई में, और मुंबई यूनिवर्सिटी में ही आगे का कॉलेज तक का ये पढ़ाई करते हैं, बीए का तक का पढ़ाई यहीं से किए। उसके बाद कहाँ चले गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय, यहाँ से ये क्या करेंगे, एमए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी करेंगे। ठीक है, और ग्रेज इन यूनिवर्सिटी से क्या करेंगे, लॉ करेंगे। इसके बाद फर्दर ये पढ़ाई जारी रखते हैं। ठीक है, पीएचडी वगैरह भी करते हैं। अगर पूछा जाए पीएचडी इन्होंने कहाँ से किया है, कोलंबिया से, कहाँ से किया है, पीएचडी। ठीक है, पीएचडी भी ये करते हैं और काफी सारे सब्जेक्ट में करते हैं, ऐसा नहीं कि ये लॉ में भी पीएचडी किए हैं। ठीक है, तो काफी वर्सेटाइल हैं ये, काफी चीजों को इन्होंने पढ़ा। और इनका जो थेसिस था, जो एमएससी यहाँ पे करेंगे, इसमें एक थेसिस यहाँ से भी पीएचडी करते हैं ये। ठीक है, तो पीएचडी करने के लिए जो इनका थेसिस था इकोनॉमिक्स में, वो थेसिस ही आगे चल के एक किताब बनेगा जो इसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और यही प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो इनका रिसर्च है, आज के डेट में जो पीएचडी लोग करता है, पीएचडी समझते हो ना, डॉक्टर का जो उपाधि मिलता है उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है कि आप किस चीज पर रिसर्च किए, तो रिसर्च करके रिसर्च पब्लिश होता है, तब फिर उसी के बिहाफ पर डिग्री मिलता है। ठीक है, पीएचडी मतलब डॉक्टर जो बोलते हैं कि इस चीज में तुमको डॉक्टरेट उपाधि, मतलब बहुत अधिक तुम पढ़ लिया है। ठीक है, तो इनका सब्जेक्ट क्या था इकोनॉमिक्स में, क्या था जो जिससे इन्होंने पीएचडी किया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ठीक है, और ये इनका रिसर्च मतलब इतना तगड़ा था, ऐसा नहीं कि नेट से डाउनलोड करके छापे थे। आज के डेट में 80% जो रिसर्च होता है वो नेट से डाउनलोड करता है और कुछ एल्टर वगैरह करता है, क्योंकि हूबहू नहीं कर सकता है। हूबहू कर दिया तो फिर नेट पे डालकर उसको सर्च किया जाता है कि कितना वर्ड मैच कर रहा है दूसरे से। ठीक है, 70% तुम्हारा खुद का होना चाहिए, तभी पीएचडी का डिग्री मिलता है। अगर मैच कर गया तो तुमको डिग्री नहीं देगा। ठीक है, फिर से दोबारा रिसर्च करना होगा, क्योंकि लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके रख देता था। ठीक है, दूसरे का छाप नहीं सकते हैं, कुछ खुद भी करना होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग उसमें क्या करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर एल्टर करके मीनिंग वगैरह बदलने लगता है, बदल बदल के लिख देता है। पर ये इनका खुद का रिसर्च था। और आगे चल के देखोगे 1926 ईस्वी में, कब, 1926 ईस्वी में एक कमीशन का गठन होगा, जिसका नाम होगा हिल्टन कमीशन। क्या होगा, हिल्टन कमीशन। और यही हिल्टन कमीशन ही है जिसके सिफारिश पर आगे चल के आरबीआई की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी, आरबीआई। जब ये हिल्टन कमीशन गठित हुआ था तब इसके समक्ष अंबेडकर जी गए हुए थे और अपना रिसर्च इन्होंने बताया था। हिल्टन कमीशन ये देखने के लिए आया था कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमको फाइनेंशियली क्या यहाँ कदम उठाया सकता है। तो अंबेडकर जी अपना रिसर्च पेश किए। कौन सा रिसर्च, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और इन्होंने इस रिसर्च के जरिए ये बताया कि भारत में एक केंद्रित बैंक की आवश्यकता है, एक ऐसी बैंक जो सब चीज को संचालित कर सके, जो कि आगे चल के हम लोग इसको फेडरल बैंक के रूप में जाने। जो अन्य देशों में से अमेरिका में है तो अमेरिका का रिजर्व बैंक क्या कहलाता है, फेडरल बैंक। तो यहाँ पे भी फेडरल बैंक की स्थापना की अनुशंसा की गई, जिसको कि आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक। ठीक है, तो 1926 में हिल्टन कमीशन आया। और अगर पूछा जाए हिल्टन कमीशन का साथ किस भारतीय ने दिया, किसने दिया, बी आर अम्बेडकर। तो इनसे काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, 4 नाम दे देगा, पूछेगा आरबीआई की स्थापना में किसका योगदान रहा है। किसका योगदान रहा है, बी आर अम्बेडकर। कोई नहीं मारेगा बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर से 2 ही चीज लोग जानता है, ये वकालत किए हैं, वकील हैं, और दूसरा दलित के लिए काम किए हैं। आरबीआई को क्या मतलब, तो ये अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिक्स में इनका रिसर्च है। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्र का भी इन्होंने अच्छा खासा अध्ययन किया है। तो अर्थशास्त्री के तौर पर ये अपना रिसर्च पेश करेंगे और इसी के तहत ये डिसाइड करने में हिल्टन कमीशन को मदद करेंगे कि भारत में एक आरबीआई होनी चाहिए, यानी एक फेडरल बैंक या केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो याद रखोगे इनका काम, योगदान जो है वो आरबीआई के स्थापना में भी। ठीक है, चलो कहां तक हम लोग पहुंचे थे। हाँ, तो इनका सारा एजुकेशन देख रहे थे, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सारा याद हो गया। इनका बेसिक पढ़ाई कहां से, सतारा से। मैट्रिक की पढ़ाई मुंबई से। इससे सवाल नहीं आता है, सवाल किससे आता है, इससे। इनसे संबंधित प्रमुख शिक्षण संस्थान, मुंबई विश्वविद्यालय है क्या, है। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय है। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और ग्रेज इन से इन्होंने क्या किया है, लॉ की पढ़ाई, यानी बैरिस्टर बने हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कहां से की,
ग्रे जी, ठीक है। चलो इनके करियर अगर के बारे में देखें तो इन्होंने शुरुआत जो ये करेंगे अपना जीवन का, वो कैसे करेंगे, बड़ौदा सरकार में, ठीक है। बड़ौदा सरकार में काम करने जाएंगे, लेकिन बड़ौदा सरकार इनको शुरू में काम पे तुरंत कुछ देंगे नहीं पोस्ट, लेकिन थोड़ी देर में पढ़ने के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कहाँ भेज दिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय। जब वापस एमएससी करके आएंगे तब उनको कौन सा पद मिलेगा, रक्षा सचिव। क्या मिलेगा, रक्षा सचिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ज्यादा दिन काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जानते हो कि राजवाड़ा राजमहल का क्षेत्र है, तो वहां पे भी एक आध आदमी अगर तुमसे थोड़ा बहुत अच्छा से बात कर भी लिया, अगर छोटे जात के हो, अधिकांश लोग तुमको इज्जत नहीं देगा। तो ये वो नौकरी को छोड़ देते हैं सिर्फ इस कारण से, क्योंकि वहां इतना ज्यादा ये कुपित हो चुके थे जाति प्रथा से, जाति के अंतर्गत जितने भी सुविधाएं हैं, जो भी फैसिलिटी होगा, उससे ये तंग आकर या नौकरी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो रक्षा सचिव के पद पे ये थे, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया और बाहर आकर ये काफी प्रयास करते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं कि कोचिंग खोलते हैं, कोचिंग चलाते हैं। उसके बाद फिर स्कूल वगैरह ये प्रयास करते हैं कि कहीं पे स्कूल वगैरह मिल जाए हमको तो स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। फिर ये स्कूल भी ज्वाइन करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में कुछ समय तक पढ़ाते हैं, लेकिन कॉलेज में भी इनको वो इज्जत नहीं मिलता है जो एक प्रोफेसर को मिलना चाहिए, अन प्रोफेसर के भांति इनको नहीं मिलता है। ये फिर वहां से भी छोड़ देंगे। तो अगर पूछा जाए क्या इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य क्या किया, तो आंसर है हाँ किया। कौन से कॉलेज में, सिडेनहम कॉलेज। कौन सा कॉलेज है, सिडेनहम कॉलेज मुंबई। तो सिडेनहम कॉलेज मुंबई में ये प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये प्रैक्टिस अपने मतलब बाहर अपने रूप में बहुत कुछ ये थे, वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, काफी सारे काम इन्होंने किया है। बीच में ये फर्म भी स्टार्ट किए थे, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का। मतलब हम लोगों के यहाँ पे कई ऐसे बिजनेस हैं जो दूसरों को सुझाव देने के लिए होता है, पता है कि नहीं, ठीक है। अब देखोगे एडमिशन लेने के लिए भी काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग करने के लिए एक एक तो खोल के रखेगा सेंटर कि आप आइए हम काउंसलिंग करेंगे आपका, कहाँ आपको लेना है एडमिशन, नहीं लेना है, कैसे दिलवाएंगे, ये सब हम जिम्मेवारी लेते हैं, देखे हो ना। तो ऐसे सारे काफी सुविधाएं। अब तुम देखोगे सीए एक तरह का क्या है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्या है, क्या करता है वो, किसी का मैक्सिमम देखोगे सीए का जो डिग्री है, सीए वाला जो चीज है, वो प्राइवेट रूप में बाहर में एक ऑफिस खोल के बैठा हुआ है और एक के पास 5-10 कंपनी रहता है या 5-10 आदमी, बड़ी कंपनी नहीं तो छोटी छोटी, जितना दुकान देख रहे हो मार्केट में, ये सबको अपना टैक्स भरना होता है ना जी। ये टैक्स भरने के लिए किससे संपर्क करेगा, सीए से। तो सर्विस दे रहा है वो। ऐसे कई ऐसे सर्विस हैं, कंसल्टेंसी सर्विस, जो तुमको कोई काम है तुम वो खुद नहीं कर सकते हो तो किसी और से करवा लो। ये भी काफी सारे इस तरह के सुविधा को देने का प्रयास किया समाज में, पर कोई लिया ही नहीं। क्यों, छोटा जाता है कौन लेगा। तो इनसे जिन्होंने जितना प्रयास किया, हर अब जैसे ये कोचिंग खोले थे पढ़ाने के लिए, इसमें भी कोई एडमिशन नहीं लेता था। क्यों एडमिशन नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, छोटा जाता है वो पढ़ाएगा, कैसे पढ़ लेंगे भाई, हम लोग अपना पढ़ेंगे। ये छोटे जातों की खाली पढ़ाते थे, लेकिन छोटे उसमें समस्या ये था छोटा जात पढ़ता नहीं था, ठीक है, तो कितना पढ़ाएगा। तो इनका वो सब बिजनेस भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे चल के भी पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, और पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तो वहां अच्छा खासा ये काम करेंगे अपने लोगों के लिए, ठीक है। आरबीआई की स्थापना में इनका योगदान था क्या, तो याद रखोगे हाँ, आरबीआई की स्थापना में इनका योगदान था। आरबीआई की स्थापना के पीछे एक जो आयोग है बताए हैं, कौन सा आयोग है, हिल्टन कमेटी, ठीक है। तो हिल्टन कमेटी के समक्ष अगर पूछा जाए किस भारतीय ने इस तरह के बैंक के स्थापना का सुझाव दिया था, तो कौन है वो, भीमराव अंबेडकर। तो थोड़ा सा ही चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद है संविधान का निर्माण। अब जानते हो कि जब देश आजाद होने के कगार पे था, यानी हम लोग अपना संविधान बना रहे थे, तो संविधान सभा का चुनाव हुआ। कितने सदस्य संविधान सभा में जब चुनाव हुआ पहली बार, तो 389, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र से जीते, ठीक है। अब इनका घर है मुंबई। कहाँ इनका घर है, मुंबई। मुंबई में ये अपना घर बनाया हुआ है और पूरा जीवन इनका मुंबई में ही बीतेगा, ठीक है। मुंबई में इनके घर का नाम है राजगिरी। क्या नाम है, राजगिरी, ठीक है। तो मुंबई में अब कई लोग यहाँ गलती करता है, इनका घर क्या है, अब ऑप्शन में रहेगा घर का नाम क्या है, तो घर का नाम है राजगिरी। क्या नाम है, राजगिरी, पर यह राजगिरी है मुंबई में। समझ में आया। तो अगर तुमसे एक वर्ड में पूछ लिया जाए कि इनका घर कहाँ है, तो राजगिरी नहीं होगा, आंसर होगा मुंबई। और घर का नाम क्या है, राजगिरी, ठीक है। ये गड़बड़ किए हैं, इनको ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि राजगिरी एक शहर है। कहाँ है ये, बिहार में। कहाँ है, बिहार, ठीक है, जिसको राजगीर बोलते हो, ठीक है। तो याद रखोगे है ये मुंबई में, और नाम क्या है इनका घर का, राजगिरी। और कहा जाता है कि इस राजगिरी में एक पुस्तकालय ये बनाए थे, काफी लंबा चौड़ा घर बनाए थे। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो तिरपाल टांग के घर बनाए होंगे। उस समय में मतलब सोच सकता है जो बढ़िया घर, वो घर इनका था।
3 मंजिला घर बना है ये, ठीक है। तो समाज में इनका उस समय में दिखाने लायक घर था। तो इनको लगता था दलित है तो क्या हुआ है, हम मेरे पास औकात है तो बनाएंगे काहे नहीं, और मेरे जितने भी मेरे लोग हैं इसमें मिलने आएंगे तो बड़ा घर होना चाहिए। बड़ा घर बनाए थे और एक पुस्तकालय बनाए थे। कहा जाता है कि लगभग 50,000 किताब था इनके पुस्तकालय में, और उस समय में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पुस्तकालय हुआ करता था जो इनका पुस्तकालय खुद का था। सोचो कितना पढ़ते हो, ठीक है। अब इनका पूरा जीवन का जो जगह है वो कौन सा जगह है, मुंबई। लेकिन मुंबई में ये संविधान सभा से चुनाव जब हो रहा था तो मुंबई से खड़े हुए थे, लेकिन वहां किसी कारणवश इनको हटाना पड़ा, क्योंकि वहां से कोई और कैंडिडेट खड़ा हुआ था जो जिसको जिताना चाहता था कांग्रेस, ठीक है। तो इनको वहां से हटना पड़ा और वापस ये आके खड़े हुए, ठीक है, अपने सहयोगियों लोगों के साथ बंगाल से। कहां से, बंगाल से। तो याद रखोगे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा शख्स है जो पहले कैंडिडेट के रूप में चुने गए थे मुंबई के लिए, लेकिन बाद में ये बंगाल से आए। तो वो कौन है, वो है अंबेडकर जी। कहां लिखे हैं, है कहीं, संविधान का निर्माण संविधान सभा में चुने गए। कहां से चुने गए, बंगाल से। कहां से चुने गए, बंगाल से, ठीक है, याद रखोगे बंगाल से, ठीक है। उसके बाद जीत जाते हैं, बंगाल से भी खड़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति का, अब जब संविधान पढ़ाएंगे तब वहां सबके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो एक समिति था जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, जो संविधान को कैसे क्या लिखना है जो ये डिसाइड कर रहा था, उसी को कहा गया प्रारूप समिति। संविधान जब नहीं लिखा गया था तो काफी सारे अलग अलग चीज थे, अलग अलग कमेटी का गठन किया गया, तुम ये काम देखोगे, तुम वो देखोगे, तुम वो देखोगे। तो एक कमेटी गठित किया गया जिसमें 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य। और उनका काम था काफी संविधान को कंपाइल करके लिखेंगे कैसे कैसे, कहां पे क्या रखना है, इसी को कहा गया प्रारूप समिति। क्या कहा गया, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, BR अम्बेडकर। तो याद रखोगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है उसमें भी इनको एक जवाहर बाबू एक पद दिए, बुलाए, बोले ठीक है अगर आपको चाहिए तो बोलिए, हम लोग एक पद आपको देना चाहते हैं। तो इन्होंने मना नहीं किया, ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस हमको दे रहा है तो हम मना कर देंगे, भले ही विरोधी है, ठीक है। इन्होंने मना नहीं किया, बोले ठीक है आपको देने की इच्छा है दीजिए। तो ये भारत के क्या बन गए, प्रथम कानून मंत्री। तो अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है, तो BR अम्बेडकर। तो अंतिम सरकार में इनको कानून मंत्री दिया गया पद और ये बन गए भारत के प्रथम कानून मंत्री, ठीक है। अब ये अपनी तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। किसमें हिस्सा लेंगे, गोलमेज सम्मेलन। इसीलिए तुमसे पूछा जाता है, अब यहाँ से जो ये समझे हो बताओगे कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, दूसरे में, और वह शख्स जो तीनों में हिस्सा ले रहा है वो कौन है, अम्बेडकर। तो काफी लोग जो ये सोच रहा है कि ये कांग्रेसी थे, अब यहाँ से पता चल गया तुम लोगों को, अगर कांग्रेसी होते तो कांग्रेस तीनों में लिया होता, ठीक है। तो ये अपना अलग से ले रहे थे, इनका अपना खुद का बहुत सारा पार्टी, 2-3 पार्टियां स्थापित करेंगे, तो खुद का ये पार्टी चला रहे थे, खुद से ये अपना लड़ाई लड़ रहे थे। तो कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि अकेले जाते थे। तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो इन्होंने घर कहाँ बनवाया, मुंबई में। क्या नाम था, राजगिरी। अब है प्रमुख आंदोलन जो इन्होंने किया है। तो पहला आंदोलन है महाड़ सत्याग्रह। कौन सा है, महाड़ सत्याग्रह। ये महाड़ क्षेत्र पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है, मुंबई में। ये क्षेत्र, इस जगह पर ये सत्याग्रह हुआ 1927 में। कब हुआ है, 1927 में। और बताए थे इसका जो मुख्य कारण है, बस कीवर्ड सिर्फ याद रखोगे, वो था जो कुआं वगैरह है, सार्वजनिक कुआं, इससे जल पीने का अधिकार होनी चाहिए दलितों को भी। इसके लिए कौन सा विद्रोह किया, महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह का रीजन समझ में आ गया, सार्वजनिक कुआं से या जलाशय से दलितों को भी उतना ही हक है पानी पीने का, वो सार्वजनिक है। हाँ, प्राइवेट कोई ब्राह्मण बनाया है तो वो उसका पर्सनल इशू है, वो नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तुम हमको घर में घुस के बैठने का ही नहीं दिया, ठीक है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुम बस में खड़ा है, हम तो देखें, अपने आंख से देखे हैं कि बस पे कोई आदमी जा रहा है, अगर अब तो खत्म हो गया अब ये सब, लेकिन आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा तुमको देखने को मिल जाता। 10-15 साल पहले जाओगे, जब हम लोग छोटे थे तो काफी देखने को मिलता था। एक ब्राह्मण अगर खड़े हुए हैं, ठीक है, और बगल में पता है कि कोई छोटा जात है वो बैठा हुआ है, तो उसको डांट देगा, वो खड़ा हो जाता था, ठीक है, डर के मारे कि अरे कुछ बोल दिया। अब तो भले पलटा के झापड़ में मार देगा, लेकिन उस समय में काफी लोग इज्जत करता था। अगर बोल दिया भग तो भाग जाएगा वो, ठीक है, वो उसका लड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि हम छोटे हैं। अब तो किसी को लगता ही नहीं, और ये गलत चीज है, ठीक है, ये गलत चीज है जिस अंदाज में इसको लिया जा रहा है। अब देखोगे इसका काफी, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होता है ना। अब लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह लड़ो। अच्छा बात, आज के डेट में हम देखें, ये जितने भी दलित वर्ग के नेता हैं, ये सब इतना रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है
जो लगेगा कि मतलब जज के सामने भी बोलेगा कि तुम काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है हमको एक स्पेशल राइट मिला हुआ। ये तरीका नहीं है, बोलने का ही तरीका होना चाहिए। आप छोटा आप नहीं है ये हम मान लेते हैं, पर आप सबसे बड़े हो गए ये भी मानना थोड़ा सा दिक्कत है। समाज में आपका कद सिर्फ जाति के बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि प्रतिष्ठा अलग अलग चीजों से होता है। पर इन लोगों में प्रतिष्ठा वो दिखना चाहिए कि हम लोग प्रतिष्ठित हैं, बनना पड़ता है। ठीक है, चलो। तो महाड़ आंदोलन जो था ये मुंबई में हुआ, और ये किसके लिए था? जल पीने के लिए। ठीक है, सार्वजनिक जल। उसके बाद कलाराम मंदिर, साफ साफ समझ में आ रहा होगा, कलाराम मंदिर है, इसका मतलब मंदिर में घुसने के लिए था। ये हुआ 1930 में। कब हुआ? 1930। उसके बाद बौद्ध दलित आंदोलन, जो कि दलितों को बौद्ध बनाने के लिए, बौद्ध की तरफ प्रेरित करने के लिए था, ये था 1955। कब था? 1955। और फाइनली 1956 में ये खुद भी बौद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रमुख पत्रिका जो इनसे संबंधित है, सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका ये प्रथम दो है। ठीक है, दो पत्रिका, एक है मूक नायक और दूसरा है बहिष्कृत भारत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से सवाल आया। ठीक है, मूक नायक इनका प्रथम पत्रिका है। अगर ये पूछा जाए तो ये क्या है? ये प्रथम पत्रिका है जो 1920 में इन्होंने चलाया था। कब चलाया था? 1920। मूक नायक, तो मूक नायक किसका है? अंबेडकर जी का। कब चलाया था इन्होंने? 1920। तो कई बार पूछा जाता है कि अंबेडकर जी के द्वारा चलाया गया प्रथम पत्रिका कौन सा है? कौन सा है? मूक नायक। उसके बाद दूसरा है बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। याद रखोगे, ये 5 पत्रिका है, हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अंबेडकर से संबंधित कितने पत्रिका? 5 पत्रिका। कौन कौन सा? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। इसको याद रखो। ठीक है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। सबका ईयर नहीं भी याद रहे, कम से कम एक का ईयर याद रखना है, वो है मूक नायक, जो कि 1920 में इन्होंने चलाया था। कौन सा पत्रिका है वो? मूक नायक। ठीक है, याद रहेगा इतना सा। इसके बाद है प्रमुख संस्था या संघ जो इनसे संबंधित है। सबसे अधिक सवाल यहीं से बनता है, इससे 3-4 उठा के डाल देगा। कई बार क्रम पूछ लेता है कि किस क्रम में इन्होंने स्थापना किया था या कौन सा इनसे संबंधित है। देख रहे हो काफी सारे संस्थाएं, 2-4 तो लिखे भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना लिखे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला इनका है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। क्या नाम है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। सब जितने भी इनके संस्था होंगे या पार्टी होंगे, वो सब का मुख्य टारगेट क्या होगा? दलितों का उत्थान। क्या होगा? दलितों का उत्थान। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ 1924 में। कब किया इन्होंने? 1924। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो इन्होंने बनाया वो है समता सैनिक दल। क्या बनाया? समता सैनिक दल, 1927 में। कब इसका गठन किया इन्होंने? 1927। समता सैनिक दल कब गठित किया? 1927। इसके बाद इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, या कई बार इसी को डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका गठन इन्होंने किया 1930। कब किया? 1930। ठीक है, ईयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है। इसका और इसका दो, ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन ये दो एक और हो गए यहाँ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये वाला ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 42 में। ये 3 जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब स्थापित किया? 1930। इसके बाद है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। क्या है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नोट्स तुम लोग को नहीं मिला है ना अभी, जो मिलेगा तो उसमें हिंदी वाला भी लिखा रहेगा, तो दोनों अच्छे से याद रखना। कई बार हिंदी वाला हिंदी में हिंदी वाला ही मिलेगा, तो थोड़ा बहुत अंतर तुम लोग को खुद में समझना होगा। हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्वतंत्र श्रमिक संघ। ठीक है, स्वतंत्र मजदूर संघ। हाँ, स्वतंत्र मजदूर संघ, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन सा है अगला? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी 1930। ठीक है, कब हुआ था? कहाँ है? 1930 में ना हुआ था? 1930। इस बार इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हमको लग रहा है 36 है, एक बार चेक करना। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एक बार चेक करना, देख लेते हैं। अगला ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। अगला क्या है? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ये स्थापित किया था 1942। कब किया था? 1942। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कब स्थापित किया? 1942। ध्यान दोगे, ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है, और ये है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखना। कब है? 36। वही हमको भी याद आ रहा था। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, 1936। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942।
अब इनका इच्छा था जब देश आजाद हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो 42 में इन्होंने गठित किया था, जब देश आजाद हो गया तो 1956 के आसपास, जब इनकी मृत्यु से जस्ट पहले, इनका इच्छा था कि इसको अब हम खत्म कर देंगे और इसके जगह पे एक नया पार्टी बनाएंगे जो कि सारे रहेंगे यही लोग, लेकिन नाम परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखोगे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अगर पूछा जाए विघटित कब हुआ, 1956 में। कब हुआ? 1956 में। और 57 में इसी पार्टी के जगह पे नया पार्टी बनाएगा, इसका नाम पड़ा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। पर इनकी मृत्यु तो 56 में ही हो गई, पर विचार किसका था? इन्हीं का था। इसीलिए जब भी तुमसे पूछा जाए कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन है, B.R. अम्बेडकर, स्थापना किस वर्ष हुई? 1957। अब कंफ्यूजन तो होगा ना जी, जब 56 में मर गए तो 57 में कैसे स्थापित किए? तो ये विचार वगैरह सब चीज सेट वेट कर चुके थे, ये हमको ऐसे करना है, लेकिन बीच में इनकी देहांत हो जाती है, तो इनके पार्टी वाले लोग वही चीज क्या करते हैं, 57 में करते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? B.R. अम्बेडकर से। किस वर्ष की स्थापना हुई? 57 में, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए संस्थापक है कौन, तो B.R. अम्बेडकर, जिनकी मृत्यु 56 में हो गई थी, वही है, ठीक है। इसके बाद डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन, अच्छा ये यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। इसकी स्थापना की थी 1928 में, ठीक है, 1928, ये पहले लिखना था, ठीक है। तो डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1928। और भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा 1955, भारतीय बौद्ध महासभा 1955, ठीक है। तो याद रखोगे। अच्छा, भारतीय बौद्ध महासभा, ये आंदोलन 56 था जी, हाँ, आंदोलन 56, ठीक है। और भारतीय बौद्ध महासभा कब किया इन्होंने? 55 में। और बौद्ध दलित आंदोलन कब किया? 56 में, ठीक है। चलो फिर से इसको रिपीट करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, समता सैनिक दल 1927, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942। कब तक चला? 56 तक। और 57 से इसका नाम क्या कर दिया गया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 28 और भारतीय बौद्ध महासभा 1955। इसमें से ये 3 है जिसको अच्छे 3-4 है, ये डिप्रेस्ड क्लास हो गया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये और ये 4 कम से कम याद होना चाहिए। 2 छोड़ भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है इनका प्रमुख पुस्तक, कौन कौन सा किताब इन्होंने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट किताब इनका एक जो जीवनी है वो है वेटिंग फॉर ए वीजा। तो कई बार पूछा जाता है कि जीवनी क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा, जीवनी का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा। इसके अलावा काफी महत्वपूर्ण किताब है, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, वेटिंग फॉर ए वीजा, एनिलेशन ऑफ कास्ट। ये दो किताब है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अच्छे से याद रखना। वेटिंग फॉर ए वीजा और दूसरा एनिलेशन ऑफ कास्ट। यानी पहला ये टारगेट होना चाहिए कि ये दोनों 100% याद हो, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी आत्मकथा है और एनिलेशन ऑफ कास्ट दूसरा इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। इसके बाद थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसके बाद क्या है? इंडिया एंड कम्युनिज्म, ठीक है। हु वेयर शुद्रास, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी पूछा जाता है, हु वेयर शुद्रास। ये सब किताब है जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसको रटवाएंगे कभी और, अभी काफी ज्यादा समय हो गया है, ठीक है। अभी फिर से एक बार रिपीट कर लो। द प्रॉब्लम ऑफ रूबी, अगर पूछा जाए कि जो इनका थीसिस था, थीसिस जो इन्होंने पीएचडी के लिए दिया था वो क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ रूबी। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये क्या है इनकी आत्मकथा है। एनिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिडल्स इन हिंदुइज्म, इंडिया एंड कम्युनिज्म, हु वेयर शुद्रास, ये सब प्रमुख किताब है जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो और कुछ बच गया? तो आज काफी ज्यादा समय हो गया, चलो एक बार फटाफट रिपीट करो। नया भी, सारा चीज नया भी था, रिपीट करो एक बार। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। जन्म को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? समता दिवस, समता दिवस किस रूप में? समता दिवस के रूप में मनाते हैं। जगह कौन सा था? महू, मध्य प्रदेश, महू छावनी, महू छावनी, ठीक है। बचपन का नाम भीवा या भीम, ठीक है। पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल, जो पद पर क्या थे? एक सुबेदार थे, सेना में थे। माता का नाम भीमाबाई। मूल निवासी कहाँ के थे? अंबाडवे गांव, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के थे। जाति इनका महार जाति, ठीक है। विवाह इन्होंने 2 किया। पहली पत्नी रामाबाई, रामाबाई की मृत्यु के बाद सविताबाई, रामाबाई की मृत्यु 35 में हो गई थी और 48 में जाके इन्होंने सविता से विवाह किया था।
धर्म बदला इन्होंने कब? 1956 में। और नया धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। ठीक है, मृत्यु इनकी कब हो गई? 56 में। अब हिंदू गुला बोलेगा देखा 56 में धर्म बदला, 56 में मर भी गया। ठीक है चलो, भारत रत्न को कब मिला? 1990 में। ठीक है, शिक्षा प्रारंभिक सतारा, मैट्रिक मुंबई, इनसे संबंधित कुछ संस्थान मुंबई विश्वविद्यालय, क्या क्या इन्होंने यहाँ से? बीए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए बीएससी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, ग्रेज इन से लॉ। ठीक है, कैरियर इनका शुरुआती दौर में ये क्या काम करेंगे? बड़ौदा सरकार में ये काम करेंगे। क्या बनेंगे ये? रक्षा सचिव। फिर ये प्रोफेसर बनेंगे। कहाँ? श्रीरंगम कॉलेज मुंबई। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल ये काफी सारे प्राइवेट वर्क भी करते थे। आरबीआई की स्थापना में भी इनका योगदान है। और जब संविधान का निर्माण होगा तो इनको कहा जाएगा संविधान का निर्माता। क्या कहा जाता है इनको? संविधान का निर्माता। अगर पूछा जाए संविधान बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को, क्योंकि यही ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और ड्राफ्टिंग का मतलब युवा संविधान को लिखना कैसे क्या है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे क्या लिखाएगा ये डिसाइड कौन कर रहे थे? अम्बेडकर जी और इनके टीम। इसीलिए इनको कहा जाता है संविधान का निर्माता। संविधान सभा में ये कहां से चुने गए थे? बंगाल से। और ये किस कमेटी के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इन्होंने कितने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन में। इनका घर कहाँ था? मुंबई में। क्या नाम था? राजगिरी। कौन कौन सा आंदोलन प्रमुख रूप से इनसे जुड़ा हुआ है? 3 आंदोलन, महान सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, बौद्ध दलित आंदोलन। ठीक है, तो महान सत्याग्रह कब? 1927, कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 और बौद्ध दलित आंदोलन 1956। पत्रिका इनका कितना? पत्रिका 5 पत्रिका। मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। और ये जो 4 है, ये 4 से तो काफी बार एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, तो याद रखोगे, मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत। एक और है समता। ठीक है, प्रमुख संस्था या संघ कौन कौन सा है? बहिष्कृत हितकामी सभा। इसको अच्छे से याद करो। बहिष्कृत हितकामी सभा गठन कब हुआ? 1924 में। समता सैनिक दल 1927, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1936, डिप्रेस्ड क्लास 1930, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942। कब तक चला? 56 तक। 57 से एक नया पार्टी इनका बन गया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद इससे पहले एक और इन्होंने किया था, बार बार ये भूल जाते हैं, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी। कब किया था? 28 में। ठीक है, भारतीय बौद्ध महासभा का गठन 1955 में। कुछ पुस्तक, 2 पुस्तक जो अनिवार्य रूप से याद रखना है वो है वेटिंग फॉर ए वीजा, दूसरा है एनिलेशन ऑफ कास्ट। इसके अलावे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिडल्स इन हिंदुइज्म, इंडिया एंड कम्युनिज्म। ठीक है, हु वेयर शूद्रास। ये सब कुछ प्रमुख पुस्तक हैं जो इनसे संबंधित है। ठीक है।